अस्सलामुअलैकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 33। आज के लेक्चर में हम लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हमारे प्रोफेशन पे अप्लाई होती हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। आज फर्दर कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे। कल के लेक्चर में हमने प्रोसीजर स्टडी किया था। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का क्या होगा। हाँ जी, लीगल प्रोसीजर। अच्छा, अब उसमें लीगल प्रोसीजर के साथ ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ एथिकल प्रोसीजर्स भी हैं। ठीक है, लीगल प्रोसीजर्स अलग कंसेप्ट है, एथिकल प्रोसीजर अलग कंसेप्ट। हालांकि इस पूरे चैप्टर का जो टेम्पो है ना, वो लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, कंपनीज एक्ट। लेकिन चूंकि इसके अंदर कुछ सिमिलर सिचुएशन यानी चेंज ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड कंसेप्ट कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुआ था, तो हमने लगे हाथों उसको सेम कंसेप्ट मिला के, सेम कंसेप्ट के साथ मिला के उसको भी डिस्कस कर लिया। लेकिन एग्जाम में आपने ध्यान से देखना है कि उसने क्वेश्चन कंपनीज एक्ट में से पूछा है या कोड ऑफ एथिक्स में से पूछा है। अगर कंपनीज एक्ट में से प्रोसीजर पूछा है चेंज ऑफ ऑडिटर का, तो आप वो नॉमिनेशन से बात शुरू करेंगे, और अगर उसने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक पूछा है तो फिर आपने कंपनीज एक्ट वाली बात नहीं करनी। क्लियर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी क्या करें मेरे भाई, दोबारा बता दूं? आप हुक्म करें तो लेक्चर ही 1 से ना स्टार्ट करेंगे सर। क्या दोबारा बता दूं मेरे भाई? कल जो पढ़ाया वो दोबारा क्या अभी हो गया? फिर ऑडिट 200 लेक्चर में चला जाएगा। ऑडिट बता देता हूं दोबारा। मेरे भाई ध्यान से सुन लें। एग्जाम में जब चेंज ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन सेट करेगा तो ये कंसेप्ट चेंज ऑफ ऑडिटर वाला कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुआ है। हमने कल दोनों कंसेप्ट स्टडी किए थे। पहले हमारे लेक्चर का ज्यादातर हिस्सा कंपनीज एक्ट में जो चेंज ऑफ ऑडिटर का प्रोसीजर या चेंज ऑफ ऑडिटर के केस में एक्टिविटीज होंगी वो लिखी हुई थी, वो पढ़ी। इनकमिंग क्या करेगा, आउटगोइंग क्या वगैरह वगैरह, कंपनी क्या करेगी खासतौर पे। फिर इसके बाद लेक्चर के एंड पे हमने कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि जब ऑडिटर चेंज होगा तो इनकमिंग ऑडिटर ने क्या करना है, आउटगोइंग ऑडिटर ने क्या करना है, ये भी पढ़ा था। सवाल ये है एग्जाम में कौन सा प्रोसीजर लिखना है, तो इसका जवाब है जो पूछेगा। अगर वो कंपनीज एक्ट में से पूछता है तो हम क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट वाला प्रोसीजर उसको बताएंगे, और अगर वो कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पूछता है तो कोड ऑफ एथिक्स वाला प्रोसीजर बताएंगे। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा सुन लें, इनका क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग जो है ये इसमें क्या लिखा होता है। इसमें बेसिकली रीजन होती है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है आउटगोइंग ऑडिटर का। जब कभी आउटगोइंग ऑडिटर समझता हो कि उसको रीअपॉइंट होना चाहिए, और कोई डायरेक्टर ने अपनी कोई पर्सनल ग्रज की वजह से कोई ऑडिट के दरमियान में किसी प्रोसीजर पे कोई तू मैं हो गई हो डायरेक्टर के साथ, तो उस वजह से डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है चेंज ऑफ ऑडिटर। अगर ऑडिटर ये समझता हो तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होल्डर के सामने रखने का हक रखता है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होल्डर के सामने कैसे रखेगा? रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग के जरिए से। एक तरीका ये हो सकता था कि उसे कह दिया जाता कि एजीएम में आके बता देना शेयर होल्डर्स को, लेकिन एजीएम में बाज़ औक़ात वो नहीं आ पाता खुद, या सम टाइम ऐसा होता है कि वो प्रॉपर टाइम चाहिए होता है मेंबर्स को वो इशू समझने के लिए। तो इसीलिए लॉ ने कहा अगर जो रिटायरिंग ऑडिटर समझे जरूरी, अगर ये राइट है ड्यूटी नहीं है, अगर जरूरी समझे तो वो रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कंपनी को सबमिट करवा सकता है। कितने दिन पहले करवाने? 82 डेज। और फिर कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी इसके ऊपर? दो, एक वेबसाइट पे अपलोड करना। वेबसाइट पे अपलोड करते हैं कि नहीं करते? वेबसाइट पे अपलोड करते हैं कि नहीं करते? वेबसाइट पे ये रिप्रेजेंटेशन अपलोड नहीं करते। हाँ जी, तो वो इंश्योर करेगा कि एजीएम में इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जाए, रीड किया जाए। ठीक है, एक तो ये कर। दूसरा, ये ऑडिटर का जरूरी क्यों होता है? ये एक तो ये इसमें लिखा क्या होता है, इसमें डिटेल लिखी होती है जो इन एग्जिस्टिंग या रिटायरिंग ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये दिया क्यों जाता है? ताकि शेयर होल्डर्स को कंप्लीट पिक्चर मिल सके कि इशू क्या था, क्योंकि शेयर होल्डर के पास तो सिर्फ डायरेक्टर्स की हो सकता है बात आई हुई होगी ना नोटिस में, तो इसलिए कंप्लीट पिक्चर मिल सके। अच्छा, अब इनकमिंग ऑडिटर के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि उसकी एक्सेप्टेंस डिसीजन से रिलेटेड कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अगर उसे मिल सकती हो तो वो मिल जाए। इसमें नॉर्मली कोई ना कोई मैनेजमेंट के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन हुई होगी ना, उसे पता चल जाएगा ये लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं या बात मानने वाले हैं, ये कोई इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन या डिसएग्रीमेंट का केस तो नहीं है, इसलिए जरूर। क्लियर? तीनों सवालों के जवाब मिल गए। अब मेरा एक सवाल, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में क्या फर्क है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में वो तो अपने आप को डिफेंड करेंगे ना कि मिड टर्म रिमूवल के केस में
जो स्टेटमेंट जमा करवाई जाती है उसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग होता है रिटायरमेंट के केस में, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है मिड टर्म रिमूवल के केस में। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग ऑडिटर जमा करवाता है आउटगोइंग कंपनी को, जबकि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जमा करवाते हैं आई कैप को। तो ये दोनों कंसेप्ट फर्क है, ठीक है। वो शायद आपने अगर टिप पढ़ी होगी ना, तो एग्जाम टिप में भी ये बात लिखी हुई है कि एग्जाम के क्वेश्चन में आपने ध्यान से रिक्वायरमेंट में ये देखना है, क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है ये इनकमिंग का केस है आउटगोइंग का है, ये लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि एथिक्स का है, और ये रिटायरमेंट का केस है या मिड टर्म रिमूवल का। ये बहुत अहम चीज है, इसकी वजह से आपका पूरा अच्छा वाला आता क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे अगर इस एग्जाम टिप को ज़हन में नहीं रखेंगे तो। नहीं, रिजाइन के केस में उन्होंने नहीं कहा कि कोई स्टेटमेंट, मिड टर्म रिमूवल के केस में कहा। हाँ जी, रिजाइन के केस में बाज़ औक़ात कुछ रेगुलेटर को हो सकता है, अगर लॉ रिक्वायर करता है तो उनको रिपोर्ट की जाए आई कैप से। डायरेक्टर्स ने अपनी जो रिकमेंडेशन या नॉमिनेशन देने इसका टाइम क्या है? देखिए, आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो उससे ये कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। हर साल एजीएम से पहले उस एजीएम का नोटिस डायरेक्टर इशू करते हैं 21 दिन पहले कम से कम। उस नोटिस के अंदर लिखा होता है कि एजीएम में क्या क्या चीजें डिस्कस होनी है। उसमें एक चीज ये भी होती है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर तो उसमें बता देता है वो कि हम ये एग्जिस्टिंग ऑडिटर एबीसी रिटायर हो रहे हैं और इसकी जगह पे हम XYZ को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो एजीएम के नोटिस में जो 21 दिन पहले एजीएम से जाता है उसमें ये लिखा होता है कि ऑडिटर को चेंज होना। क्लियर जी? जी शाबाश। और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास है, कोई क्वेश्चन? वैसे तो अभी मैं होके आ गया हूँ हाइब्रिड, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन अगर ज़हन में आया पूछ। शाबाश। रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर देता है कि इसकी कुछ है वो दे या ना दे। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन उसका राइट है, चाहे एक्सरसाइज करे चाहे ना करे। ये इसलिए देता है कि वो जैसे क्वेश्चन पूछना आपका राइट है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन असाइनमेंट करना ड्यूटी है, दिल ना भी करे तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सर ये इसलिए देता है कि तो दोबारा रीपॉइंट हो सके। वो क्या बिल्कुल जी बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग वो इसलिए देता है कि ताकि वो दोबारा, पीछे मकसद यही होता है, लिखा नहीं होता ये रिटर्न में, लेकिन मकसद यही होता है कि भाईजान मैं ये इल्जाम है जो डायरेक्टर का डिफेंड करने के लिए अपने। और की क्वेश्चन? अगर प्रेजेंटेशन राइटिंग ना दे तभी उसको कंपल्सरी है वो अगर वो रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग ना दे तो फिर भी क्या कंपल्सरी है कि वो एजीएम नहीं एजीएम में उसका एजीएम को अटेंड करना उसका राइट है, ड्यूटी नहीं है। सिर्फ 2 केसेस में ड्यूटी बनता है, अगर कंपनी लिस्टेड हो या उसने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग दे। तो अगर रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग नहीं दी लेकिन कंपनी लिस्टेड है तो क्या वो अटेंड करेगा? बिल्कुल। ऑडिटर या उसका रिप्रेजेंटेटिव, ऑडिटर या उसका रिप्रेजेंटेटिव एजीएम को अटेंड करेगा। रिप्रेजेंटेटिव से हम रात के पार्टनर नहीं या कोई मैनेजर या किसी सीनियर को भी भेज सकते हैं, ठीक है। हमारी फर्म में नॉर्मली वो कोई अच्छा सीनियर जो होता था ना, उसको एक्सपोजर देने के लिए कि थोड़ा उसे एजीएम में भेज दिया जाता था। कभी कभार कोई मैनेजर भी साथ हो जाता, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ एजीएम में क्या होता है। और कोई क्वेश्चन? लिखा था कि मेंबर्स अगर एक बंदे किसके पास 10% शेयर हो या एक से ज्यादा 2 लोग मिलके, तो जब 2 लोग होंगे तो दोनों अपने डायरेक्ट मतलब वो ऑडिटर के तौर पे जाके एजी में रहते हैं, तो 2 लोग जाते हैं, 2 लोग 5 2 लोगों अगर एक के पास 6% शेयर है, के पास 7% शेयर है, मिलके 10 से ज्यादा हो गए, वो ऑडिटर को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसी एक ऑडिटर को नॉमिनेट। ऐसा नहीं हो सकता 6% वाला किसी और को नॉमिनेट करे, 7% वाला किसी, नहीं, वो मिलके कर सकते हैं, लेकिन किसी एक और वही अपॉइंटमेंट कंसीडर होगी। और कोई क्वेश्चन? चलिए, अब आपको होम असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, होम असाइनमेंट किया आपने? शाबाश। ये क्या था? वॉल्यूम 1 था जी। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे? 5 और 6। 4 और 5 6 तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ना करें। नहीं, असाइनमेंट करके आपको पता नहीं चलता था कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव सर ने नहीं पढ़ाया था, इरादा था सर का पढ़ाने का, लेकिन सर ने क्लास में टाइम ज्यादा जाया कर दिया, इसलिए वो नहीं पढ़ा सके। तो पता चल जाता होगा ना आपको। चलिए, 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4 और 5। क्वेश्चन 4 अंडर द कंपनीज एक्ट 2070, कंपनीज एक्ट 2070 को अंडरलाइन करें फौरन। क्या पता चला? चैप्टर 6 में से क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इफ। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा,
अगर आप बीए करें, बीकॉम करें, एमबीए वगैरह, उसमें भी ऑडिट का सब्जेक्ट, उसमें नॉर्मली कंसेप्ट जब टेस्ट करते हैं ना, पूरे का पूरा ही टेस्ट कर लेते हैं कंसेप्ट। 20 नंबर का 15 नंबर का सवाल, सारा प्रोसीजर बताओ। आई क्या कहता है नहीं, इस सारे प्रोसीजर में जो सबसे मुश्किल चीज होगी ना 2 या 3 नंबर के साथ वो टेस्ट करूंगा। जिसको सबसे मुश्किल चीज आती है अंडरस्टूड है, उसको आसान चीज भी आती होगी। इसलिए जहन में रखिए, जो बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं, पूरे सीए में ये रूल है, बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं, आई कैप नॉर्मली पूरा कंसेप्ट नहीं पूछता, बल्कि क्या करता है, सबसे अहम। तो जो आपको सबसे अहम लगे ना, दिल करे छोड़ देता हूं, बाकी तो कर लिया है, वो ही जरूरी है। ठीक है, जो आपके पूरे सिलेबस में जितने भी कंसेप्ट हैं, इनमें जो टॉप 20% मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट है ना, उनके ऊपर आप जहन में रखिएगा 80% के करीब पेपर उसमें से सेट होगा। यानी हर चैप्टर में से जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट है, आपने उसको ज्यादा तैयार करना है। हर चैप्टर में से जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट लगेगा उसको ज्यादा। ये सिर्फ ऑडिट का रूल नहीं बता रहा, अपना स्टूडेंट लाइफ का बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट में। तो प्रोसीजर बताना है, कौन सा प्रोसीजर, क्या पूरा प्रोसीजर बताना है? कहता नहीं, बात सुन लो। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड्स टू रिकमेंड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहे हो 2 मार्क्स के साथ है, तो 3-4 ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाइन होंगी, शायद 2 में क्वेश्चन निबट जाए, बड़ा ही क्वेश्चन लेंथी होगा तो 3-4, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बताइए क्या काम करने हैं? नोटिस से भी पहले कंसेंट लेना चाहिए, कंसेंट ले लीजिए, फिर उसके बाद क्या, नोटिस ऑफ रिकमेंड। बस 2 बातें, और तो कोई नहीं है। तीसरी बात, इसमें तो वो शेयर होल्डिंग 10% वाली बात नहीं थी, ये तो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, शाबाश। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? बी पार्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड इंटेंड्स टू रीअपॉइंट द एग्जिस्टिंग ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जिस्टिंग, अच्छा ये दूसरा कंपनी लग रही है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट। हाउएवर जावेद ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट ए डिफरेंट ऑडिटर। जावेद कह रहा है कि डिफरेंट ऑडिटर, किसको अपॉइंट किया जाएगा भाई? नॉमिनेट दोनों को कर दो, शेयर होल्डर एजीएम में जिसको, लेकिन डायरेक्टर्स तो नॉमिनेशन कर सकते हैं, जावेद डिपेंड करता है। लेकिन पहले रिक्वायरमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट जावेद शुड फॉलो, आल्सो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड इन दिस रिगार्ड। इस क्वेश्चन में सबसे अहम लफ्ज कौन सा है, जो बड़ी गलती, जिसको अगर आप स्किप कर दे तो बड़ी गलती हो सकती है? आल्सो, शाह, इसको अंडरलाइन करें। रिक्वायरमेंट में लफ्ज आल्सो या एंड, ये दोनों बहुत क्रिटिकल वर्ड है। इसका मतलब है अब ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया, कोई दूसरी चीज भी पूछ रहा है। हमारे क्वेश्चन की 2 हेडिंग आएंगी, एक आल्सो या एंड से पहले और एक आल्सो या एंड के बाद। आई कैप का जैसे सोल्यूशन देखे ना, तो आई कैप दोनों को लहदा पैराग्राफ में तो नॉर्मली लिखता है, हेडिंग्स नहीं देता, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हेडिंग दे, ताकि उसे पता चले क्वेश्चन का ये हिस्सा पहली रिक्वायरमेंट और ये हिस्सा अगली रिक्वायरमेंट। प्रोसीजर जावेद शुड फॉलो, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जावेद को? पहले इंश्योर करे 10% शेयर होल्डिंग को, फिर कंसेंट ऑब्टेन करे, प्रपोज दोगे। 1 मिनट ठहरे, ये मेरे भाई बताएंगे। तीसरा क्या है काम? कंसेंट के बाद कंपनी को नोटिस भेजे जावेद कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। और आल्सो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड इन दिस, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड। जब इंटरनल बात हो रही हो ना शेयर होल्डर की और डायरेक्टर्स की, तो उसमें कंपनी से मुराद डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही हो ना, एक्सटर्नल पार्टी कहे हम इस कंपनी के खिलाफ केस कर देंगे, हम इस कंपनी से पैसे रिकवर करवाएंगे, तो इसमें फिर लफ्ज कंपनी से मुराद डायरेक्टर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं। ठीक है, बुरी एंटिटी। तो कह रहा है बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, बोर्ड ने क्या करना है? जब नोटिस आएगा तो रिटायरिंग ऑडिटर को भी सेंड करना है, वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। शाबाश, ये 2 काम करने हैं बोर्ड ने। अच्छा, सिर्फ यही पूछ रहा है कि आगे का प्रोसीजर भी बताना है। अब ये बड़ा अहम डिसीजन है, और ये डिसीजन गलत हो गया ना, तो मेरा पास फेल पे इफेक्ट हो सकता है कि क्या मुझे सिर्फ अपना आंसर नोटिस तक लिमिटेड रखना है कि आगे प्रोसीजर भी बताना है? बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड इन दिस रिगार्ड, यानी इन दिस रिगार्ड से मुराद ये पूरा क्वेश्चन अपॉइंटमेंट। अब ये बड़ा देखिए, इसके तो तकरीबन 2 नंबर होंगे मेरा ख्याल है, तकरीबन कम बेश। ठीक है, 3 चीजें उसने कहा था, 3 कर ले, बड़े ज्यादा खुले दिल के साथ मार्क्स देगा तो 1 पॉइंट का 1 नंबर। लेकिन इसमें सिर्फ ये बात लिखना कि वो अपलोड करेगा और नोटिस रिटायर, 3 मुझे नहीं लग रहा, मुझे अब मटेरियल कम लग रहा है। क्या करना चाहिए? आप वो रिक्वायरमेंट पढ़ के ये जज कर पा रहे हैं कि कितना लिखना है?
रिक्वायरमेंट में क्लियरली उसने नहीं लिखा कि मुझे अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसीजर बताना है कि सिर्फ नोटिस रिसीव होने का प्रोसीजर बताना है। देखिए रिक्वायरमेंट में क्लियर नहीं है, तो मुझे मार्क्स देख के ये लग रहा है कि मार्क्स कम है, मजीद प्रोसीजर भी लिखने चाहिए। तो मैं अगर एग्जाम में बैठा हूंगा तो मजीद प्रोसीजर भी लिख दूंगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि नहीं? क्लियर नहीं है ना बात? तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना ज्यादा जरूरी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना। ठीक है, ये हमें हमारे बड़े बड़े सीनियर्स ने सिखाया हुआ है। प्लानिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन परफॉर्मेंस, प्लानिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। लिखे, बिल्कुल लिखे, बिल्कुल लिख लें, प्लानिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। अब्राहम लिंकन कहा करता था ना, अगर आप मुझे दरख्त काटने के लिए 6 घंटे देंगे तो मैं उनमें से 4 घंटे कुल्हाड़ा तेज करूंगा। 4 घंटे कुल्हाड़ा तेज होगा, दरख्त हो सकता है अगले 1 घंटे में कट जाए। कुल्हाड़ा तेज नहीं होगा तो 6 घंटों में भी कुछ नहीं हो सकता उसका। तो कुल्हाड़ा तेज करना से मुराद क्या है? प्लानिंग। और दरख्त काटने से क्या मुराद है? परफॉर्मेंस। तो इससे 4 और 6 की एग्जाम्पल से क्या समझ आया? प्लानिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। तो एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन, खासतौर पर ऑडिट का क्वेश्चन हो, रिक्वायरमेंट को पढ़ना है और 20% ऑफ द टाइम, जितना भी टाइम है, जैसे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 6 × 1.8 तकरीबन 11 के करीब, 10 साढ़े 10 में, तो उसमें मुझे 2-2.5 मिनट रिक्वायरमेंट पढ़ के सोचना है क्या पूछ रहा है, कैसे प्रेजेंट करना है मैंने, फिर दोबारा सोचना है कि क्या कोई इंफॉर्मेशन रह तो नहीं गई, मार्क्स के लिहाज से जो मेरे जहन में प्लान आ रहा है क्या दोनों फिट बैठते हैं, जितनी तनहा उतना काम है, कहीं कम तो नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं। ये सारी चीजें क्या करनी है प्लानिंग में, उसके बाद करना शुरू करना। पेपर के अगर आप रीडिंग करें, पेपर के शुरू के आधे घंटे में ये डिसाइड हो जाता है तकरीबन कि आप पास होने वाले हैं कि फेल होना। ठीक है, इंटरव्यू, कुछ लोग जो इंटरव्यू लेते हैं ना, एक जगह मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं हम 2 मिनट के अंदर अंदर, जैसे कैंडिडेट आता है ना, 2 मिनट के अंदर अंदर डिसीजन कर लेते हैं इसको हमने हायर करना है, बाकी 10-12 मिनट मजीद जो होते हैं वो समझ लीजिए सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। तो उसी तरह प्लानिंग अगर आपने अच्छी कर ली तो डिसीजन समझ हो गया कि पास, लेकिन प्लानिंग अच्छी नहीं हुई तो फिर मुश्किल है जी। बोर्ड पास करेगा एजीएम, हाँ सोल्यूशन मिलेगा, फौरन शेयर होल्डर्स कर ले, फौरन शेयर होल्डर करें। नहीं, लेकिन बोर्ड एजीएम में रेजोल्यूशन कभी भी पास नहीं करता, शेयर होल्डर लिखा। हाँ जी, ये लाइन ही नहीं आएगी, ये लाइन काट दें, बिल्कुल ये लाइन काट दें। ठीक है, ये क्लास के बाद मुझे दिखाइएगा, मैं अपनी वाली बुक में भी इसको काट दूँ। शाबाश। और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी 2017 दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। डिस्क्राइब द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, अंडरलाइन करें। क्या पता चला इस लफ्ज से? लीगल, विच वुड बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद इन द फॉलोइंग। आप नोट कीजिए, उसने क्वेश्चन को ऐसे ड्राफ्ट किया है, क्या अहम चीज है भला इसमें? क्या आपको क्लियरली नहीं बता रहा कि रिक्वायरमेंट किसने फॉलो करनी है? क्या रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड बाय डायरेक्टर्स या रिक्वायरमेंट टू बी फॉलोड बाय शेयर होल्डर्स या कोई और पार्ट? नहीं लिखा, देख ले, नोट कर ले, स्पेसिफाई किया क्या, यानी क्वेश्चन को ओपन छोड़ दिया। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं भला? दोनों चीजें बताते हैं जब स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन ना दी हो। इस सिचुएशन में जितनी भी पार्टीज होंगी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। ठीक है, ऑन 1 मार्च 2014 एबी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, रिसीव्ड ए नोटिस फ्रॉम मेंबर ऑफ द company proposing a change in the auditors of company. AGM is scheduled to be held on 19 मार्च। जी बताइए, अब हमें नोटिस मिला किस चीज का? चेंज इन आइटम। तो पहली चीज क्या है? अब क्या इसमें सिर्फ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मेंबर्स की भी आएगी? मेंबर्स की भी आएगी। उसने इंश्योर करना है उसके पास 10% शेयर होल्डिंग हो, फिर अप्लाई करे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने शेयर होल्डिंग की बात नहीं की। तो 10% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ये इंश्योर करेगा मेंबर। फिर दूसरी चीज क्या इंश्योर करेगा? कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑडिटर ऑब्टेन करें। फिर अब इसके बाद डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? नोटिस इशू करे, वेबसाइट पे अपलोड करे। वेबसाइट पे अपलोड करते हैं ये? बिल्कुल, ये अपलोड करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है जो अपलोड नहीं करते, नोटिस अपलोड करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी? मार्क्स तकरीबन ठीक है, तो इसमें हमें कोई मजीद आगे प्रोसीजर को लेके जाने की जरूरत नहीं है। बाकी के प्रोसीजर क्लियर हो गया जी? चलिए, ये थे हमारे डिस्कशन। अब चलते हैं हम आज के फ्रेश कंसेप्ट्स की तरफ।
क्या सीखने जा रहे हैं आज हम? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स सिर्फ आई कैप को फाइल की जाती है, स्टेटमेंट फैक्ट और किसी को नहीं। उसके बाद आई कैप कितने अरसे में क्लियरेंस देता है? विद इन 15 डेज, नॉर्मली विद इन 15 डेज, नॉर्मली बिल्कुल। डिस्कशन हमारी हो गई। फिर इसके बाद अब हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर स्टडी करेंगे, जो कि बहुत आसान है। और फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर पढ़ेंगे, जो कि बहुत टेक्निकल है, बहुत आसान, बहुत टेक्निकल। इसीलिए हम इसको थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन ज्यादा करेंगे। इसको मैं एक लेक्चर में नहीं निपटा रहा, बल्कि इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा आधा लेक्चर हम इसके जो पास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उसकी डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी डिस्कशन के दौरान ही डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस होते रहे इनफॉर्मली। तो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अच्छा, राइट्स या ड्यूटीज का मिलता जुलता कंसेप्ट हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं कि जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियल, वो एक तरह से स्कैनिंग ऑडिटर के राइट्स बन जाते हैं। और जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी हमने ओवरऑल, वो एक तरह से ड्यूटीज है, ठीक है। तो मिलता जुलता कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। आपने क्वेश्चन में देख लेना है, अगर आपसे कहता है कि ऑडिटर के राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए कंपनीज एक्ट के मुताबिक, तो आपने चैप्टर 6 में से राइट्स ड्यूटीज निकालनी है। लेकिन अगर वो आपसे कहे कि आईएसएस के मुताबिक, या साइलेंट रहे ना, अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो किसके मुताबिक है, तो ऑडिट का पेपर अंडरस्टूड है आईएसएस के मुताबिक ही पूछा है, तो फिर चैप्टर 2 में जाना, ठीक है। क्या हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर स्टडी की है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताइए? मेरा ये ख्याल है ऑडिटर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रीजनेबल। अच्छा, सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरा ख्याल है कि टू कम्युनिकेट अदर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू कम्युनिकेट अदर्स यानी उसमें 2-4 भी गवर्नेंस भी हो सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हो सकती हैं। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ ली, जैसे वीकनेस इंटरनल कंट्रोल हम मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे की ऑडिट मैटर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ये भी रिमूवल के केस में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स वाला, ये रेगुलेटर को कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑडिट के दौरान में सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही नहीं, बल्कि और भी कुछ पार्टीज को कम्युनिकेशन की जा सकती है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो दूसरा पॉइंट है वो इसी चीज की तरफ इशारा करता है। हम अब पढ़ रहे हैं राइट्स और ड्यूटीज स्टैट्यूटरी ऑडिटर के। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या राइट्स और, अच्छा, एक तो है राइट्स, एक है ड्यूटीज। एग्जाम में ध्यान से आपने देख लेना है, राइट्स पूछ रहा है, ड्यूटी पूछ रहा है कि दोनों। फिर राइट्स में से 2 तरह के राइट्स हैं, ये गौर से सुनिएगा बात। एक वो राइट्स हैं जो चलते ऑडिट के दौरान में ऑडिटर के पास राइट्स हैं, और एक वो राइट्स हैं जो कि एट द एंड ऑफ द ऑडिट राइट्स हैं, यानी जब जनरल मीटिंग हो रही होगी, एजीएम। ऑडिटर के 2 तरह के राइट्स हैं। ये राइट कौन सा है? राइट टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ये राइट कि ऑडिट के दौरान में फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑडिटर जो भी सवाल पूछेगा, जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहेगा, मैनेजमेंट ने उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है डायरेक्ट। ये राइट क्या कहलाएगा? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। और राइट एट जनरल मीटिंग कौन से राइट्स हैं? कि जब ऑडिट की एंड पे जनरल मीटिंग में, जिसमें शायद उसको रिमूव किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, मे भी किया जाए, मे भी ना किया जाए, उस वो टाइम पे क्या राइट्स है। तो पहले राइट डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग ऑडिट के। पहला राइट क्या है? टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई तो करना है, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए टी अकाउंट चाहिए, जर्नल चाहिए, लेजर चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वाउचर्स चाहिए, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने पढ़ा हुआ ना, ये कंपनी लॉ में कंसेप्ट होता था, बहाने से रिवाइज कर दो, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफाइन कीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन कीजिए, जो मेंटेन करनी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेफिनेशन देते हैं एग्जाम्पल्स में, क्या क्या होते थे? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता था? लेजर। बिल्कुल, तो लिख ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क है, ठीक है। ये बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन तो करनी है, ठीक है, वो तो ड्यूटी है हमारी, वो राइट थोड़ा ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बताना ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, वो तो ड्यूटी है हमारी, राइट थोड़ा ही है, वो तो काम करना ही कर, उसी के लिए तो आए। राइट क्या है कि इसको वेरीफाई करते हुए अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने की जरूरत पड़ती है, तो ऑडिटर का राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस में हो, चाहे किसी ब्रांच में हो,
उनको एक्सेस कर सकता है। अगर हमें ऑर्डर पॉइंट करते हैं किसी बैंक के, क्या हम सिर्फ बैंक के हेड ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं कि किसी ब्रांच को विजिट करना चाहे उधर भी जा सकते हैं, ब्रांच के रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, ये कंसेप्ट बता रहा है आपको। बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते, बिल्कुल कर लें। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के साथ बाज़ औक़ात को सवाल जवाब पूछने की जरूरत भी पड़ती है। क्या सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ऑडिटर का राइट है कि वो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर करे उसे प्रोवाइड की जाए, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। एक जूनियर था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास गया और कहने लगा अपना फोन नंबर दीजिए। उसने कहा अच्छा, वो भी खत्म चला। उसने कहा अच्छा सर रिटर्न फॉर्म में, उसने कहा रिटर्न फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है, ये लीजिए रिटर्न फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर दीजिए। उसने वो मैनेजमेंट को दे दिया, कहा ये आपके वर्किंग पेपर है, ये ले, ये आपके इस जूनियर ने बनाया। क्या ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है ऑडिटर? नहीं कर सकता। कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है? फॉर द पर्पस ऑफ, पूरे लॉ में, पूरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जहां कहीं आप देखेंगे ना ऑडिटर का राइट है इंफॉर्मेशन, आगे ये लाइन जरूर लिखी होती है, फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिट ऑब्टेन कर, अच्छा किससे इंफॉर्मेशन ले सकता है? एम्प्लॉय ऑफ कंपनी से, कंपनी के एम्प्लॉय से, किसी भी एम्प्लॉय से, चीफ एग्जीक्यूटिव से भी, सीएफओ से भी, डायरेक्टर से भी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से भी, ऑपरेशन मैनेजर, बिल्कुल किसी भी एम्प्लॉय से, किसी भी एम्प्लॉय से। लीगल डिपार्टमेंट से क्या इंफॉर्मेशन लेगा? जल्दी से बताते जाए। अब इसको मैं देखें एविडेंस के साथ लिंक कर रहा हूं ना, जिससे पूछो वो सब ने अलर्ट रहना है और एक ना एक एग्जांपल लाजमी देते रहना। ये मैं आपसे प्रोसीजर तैयार करवा रहा हूं। लीगल डिपार्टमेंट से क्या इंफॉर्मेशन ले सकता है ऑडिटर? कंपनी के खिलाफ कितने केसेस है, कंपनी जीतेगी क्या हारेगी, आउटफ्लो प्रोबेबल है या पॉसिबल, मेजरेबल है कि नहीं है, शाबाश। अच्छा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्या पूछेगा? सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन सी प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, कौन सी फेल हो गई है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स फेल हो गई उनका क्या करना है? ऑब्सोलीट इन्वेंटरी, शाबाश, एनआरवी में राइट डाउन करना है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से क्या सवाल पूछेगा? करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वो कहेंगे सर बहुत खराब चल रही है। स्पेसिफिक इंक्वायरी, क्या कितने एम्प्लॉयज ड्यूरिंग ईयर आए, कितने गए, इस साल क्या बोनस दिया, ये सारी सैलरीज वगैरह के बारे में। एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, अच्छा ये ए कंपनी है, ये बी है, ठीक है। ए कंपनी ने, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी है। होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ये सब्सिडरी ने, पक्का सब्सिडरी तो नहीं बनाएगी। तो इसका मतलब है इसका ऑडिट करते हुए, क्योंकि कंसोलिडेशन होनी है, इसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। क्या इसका ऑडिट करते हुए सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी से भी ले सकते हैं, सब्सिडरी से भी ले सकते हैं। स्टूडेंट कहने लगा अच्छा सर होल्डिंग से भी ले सकते हैं, होल्डिंग क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि वो रेलिवेंट ही नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग ने बनानी है, सब्सिडरी ने नहीं। तो जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसकी सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, होल्डिंग की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? यहां पे एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी लिखा है, होल्डिंग नहीं लिखा। अदर्स होल्डिंग बुक, इसे ये होल्डिंग से मुराद होल्डिंग कंपनी नहीं है, अदर्स होल्डिंग बुक। आपने कभी आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट सुना है? आउटसोर्सिंग या फ्रीलांसिंग वगैरह, ठीक है। आजकल आपको पता है हर चीज ही ऑटोमेट हो रही है और इलेक्ट्रॉनिकली क्लाउड में मेंटेन कर रहे हैं। अब वो पुराने जमाने गए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो रजिस्टर्ड खोलो उसके ऊपर एंट्री, नहीं, अब सॉफ्टवेयर है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लाउड पे मेंटेन होती है ताकि बैकअप वगैरह भी रहे, ठीक है। अब अगर कंपनी ने कहा कि हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट जीरो, हमारी बुक्स मेंटेन करेगी एक अलहदा से कंपनी, आउटसोर्स कर दिया हमने, क्या ऐसा प्रैक्टिस में पॉसिबल है? होता है, बिल्कुल होता है। अब मुझे बताइए, हम ऑडिटर जिस कंपनी के हैं उससे जो सवाल पूछते हैं हम कहते हैं सर हमें क्या पता, ये काम तो अकाउंट डिपार्टमेंट और वो आउटसोर्स किया हमने। क्या अब कंपनी के बिहाफ पे जो दूसरे लोग बुक्स को होल्ड कर रहे हैं उनसे जाके सवाल पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। यह है अदर्स होल्डिंग बुक, आउटसोर्सिंग। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना कंसेप्ट, जब C5 लेवल पे जाएंगे ना वो इससे आगे आपको बताएगा अदर्स होल्डिंग बुक्स, वो बताएगा कि उस जगह पे जाके आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। वो हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंपल कंसेप्ट है। अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के अलावा किसी और जगह मेंटेन हो रही है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन, हम उधर से जाके सवाल जवाब कर सकते हैं। अब क्या करेंगे वो फिर कभी C5 में। इंफॉर्मेशन क्लियर? जनरल मीटिंग आ गई। ऑडिटर के राइट्स है कुछ? ऑडिटर के क्या राइट्स हैं? जनरल मीटिंग का नोटिस उसको मिलेगा, ये राइट है उसका। शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, डायरेक्टर्स को बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, उसका राइट है, ठीक है।
जिस जनरल मीटिंग में वो रिटायर हो रहा है ना, ये उस जनरल मीटिंग का राइट है, जिसमें पॉइंट हो रहा है उसका नहीं, क्योंकि उस वक्त तो ऑडिटर था ही नहीं। याद है, टिल द कंक्लूजन ऑफ, टिल द स्टार्ट नहीं कहा था, कंक्लूजन ऑफ एजीएम। तो जिस एजीएम में उसका पीरियड कंक्लूड हो रहा है, उस एजीएम में अटेंड करना चाहे अटेंड कर सकता है, बोलना चाहे बोल सकता है। रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलने का, रिप्रेजेंटेशन, हाँ जी बिल्कुल, इन राइटिंग। क्लियर होगी ये बातें सारे? हाँ जी। डिविडेंड रिसीव करने का भी राइट है ना? नहीं, वो राइट नहीं है। अच्छा, वो शेयर होल्डर, सॉरी। अच्छा, एक मैंने एक सिचुएशन पढ़ा था, उसने सिचुएशन में लिखा ऑडिटर कंपनी में गया, एजीएम में बैठा हुआ है, रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट क्वालिफाइड। अब शेयर होल्डर से पूछ रहे हैं, ए भाई ये क्वालिफाइड रिपोर्ट है, ये इसमें क्या मसला था बताओ। ऑडिटर चुप। उन्होंने कहा क्या आपने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया था? ऑडिटर चुप। ठीक है, उसे बताओ तो सही, हुआ किधर था, कितनी अमाउंट थी, क्या प्रॉब्लम थी? ऑडिटर चुप। नीचे उसने कहा था क्या इस सिचुएशन में कोई लॉ की वायलेशन हुई है? आप भी चुप। नहीं, आपकी ड्यूटी है टू स्पीक। जब उस्ताद सवाल पूछे, आपकी ड्यूटी टू स्पीक है। ऑडिटर का राइट टू स्पीक था, कोई वायलेशन नहीं की। क्यों? राइट टू स्पीक है, ड्यूटी टू स्पीक नहीं है। असल में उस जगह पे ऑडिटर चुप तो था, लेकिन साथ ही साथ ये जब शेयर होल्डर सवाल कर रहे थे, क्या मसला, ऑडिटर चुप इशारा कर रहा था एक चीज की तरफ। वो चीज क्या थी? ऑडिटर्स रिपोर्ट। भाई हर चीज उधर किस जगह पे मसला है, कितनी अमाउंट का मसला है, ठीक है सर, उधर लिखी हुई है। जब हर चीज रिटर्न फॉर्म में है तो बोलना लाजमी तो नहीं है, इसीलिए राइट टू स्पीक है, ड्यूटी टू स्पीक नहीं है। चले, राइट सारे क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम ड्यूटीज की तरफ। ड्यूटी वही जो रिपोर्ट में है, खत्म। ड्यूटी भाई सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेवर, सबसे बड़ी ड्यूटी तो ये है। लेकिन याद रखिए, प्रैक्टिस में ड्यूटीज बड़ी छोटी होती हैं, एग्जाम में ड्यूटी सारी एक बराबर है, क्योंकि हर एक का उसने नंबर गिन के देने हैं। ये लिखा तो एक नंबर, ये लिखा तो एक, ये लिखा तो एक। एग्जाम में सारी एक बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेवर। और फिर ऑडिटर एक और ये भी बताता है कि बेसिस, ये तो ओपिनियन में बताता है ना, बेसिस ऑफ ओपिनियन में शायद ये बताता है, वी हैव ऑब्टेन्ड एविडेंस व्हिच वाज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। इस तरह की कोई लाइन लिखता है? मिलता है जो इस कंसेप्ट के साथ कि हमें जो भी एविडेंस चाहिए था वो हमने ऑब्टेन कर लिया है। क्या लिखता है कि नहीं लिखता? किस पैराग्राफ में लिखता है? बेसिस फॉर ओपिनियन। पक्की बात, किस सिचुएशन में ये बात नहीं लिखी जाती? जब स्कोप लिमिटेशन हो, जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होगा, तब ये बात नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? एविडेंस मिला ही नहीं। ये चीज शाबाश, ये भाई को दे। तो ये हमने सारा एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली जो जरूरी थी। ये नॉर्मली ऑडिटर लिखता है, लेकिन कब नहीं लिखता ये बात? जब स्कोप लिमिटेशन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने जा रहा हो, तो उस वक्त ये बात नहीं लिखता। तो आपको याद है एक क्वेश्चन में उसने पूछा था कि अगर स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। तो तब मैंने आपको एक चीज छुड़वाई थी, अब वो पूरी करवा रहा हूं। उसमें था स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट परवेसिव, ठीक है। ये बाय मैनेजमेंट नहीं है। अगर बाय मैनेजमेंट क्या करेगा? स्टेप पहला, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये लिखेंगे, 4 में से आधा नंबर देगा। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 1 नंबर। दूसरा नंबर कब मिलेगा? बेसिस की बात करेंगे, बेसिस की बात। तीसरा नंबर कब मिलेगा? जब आप बात करेंगे कि ऑडिट मैटर नहीं आएगा, कि ऑडिट मैटर नहीं है। चौथा नंबर कब मिलेगा? जब आप कहेंगे रिपोर्ट में अब ऑडिटर ये वाली बात नहीं लिखेगा, क्या? कि वी हैव ऑडिटेड एंड वी हैव ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन। क्यों? यू हैव नॉट ऑडिटेड, अब यू हैव नॉट ऑडिटेड, यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन। तो बाज़ औक़ात पैराग्राफ के साथ साथ कुछ अल्फाज भी चेंज होते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल आपको दे दूं। क्लियर? अच्छा, बाकी के तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ लिंक करवा रहा हूं। ये 4 ड्यूटीज वो हैं जो लॉ ने कहा है ऑडिटर रिपोर्ट में लिखेगा। देखिए ये वही है। कौन सी? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल में ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट। यही 4 ओपिनियन थे ना। तो जब कभी ऑडिटर की ड्यूटीज का क्वेश्चन आए कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक ड्यूटीज और कुछ भी ना हो, 4 ड्यूटीज, वो एडिशनल वाली तो लिख दे। वो कंपनीज एक्ट कहता है तभी लिखते हैं ना, वो आईएसए थोड़ी कहता है। वो लीगल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए 4 ओपिनियन नहीं, 4 ओपिनियन नहीं यार। वो आईएसए तो नहीं कहता। आईएसए तो गोरों ने बनाए हैं, नॉर्मली उनका ज़कात से कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, तो ये ज़कात वाले ओपिनियंस कौन कहता है? पाकिस्तान में कंपनीज है। तो ये 6 ड्यूटीज क्लियर हो गई। फिर से मुझे बताइए, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमने पढ़ ली? क्या इन राइट्स एंड ड्यूटीज में, बस ठीक है काफी, आज इतना भी पढ़ाने तो काफी है मेरे पास, बस ठीक है, सिर्फ 2 कर ले, पूरा नहीं पढ़ाना मैंने, सिर्फ पहला और दूसरा पॉइंट सिर्फ, बाकी सिर्फ 5, 6, 7, 8 नंबरिंग लिख दे बस, बाकी डिटेल। तो क्या बात हो रही थी? ड्यूटीज की बात। क्या हमने राइट्स पढ़ लिए? राइट्स ऑफ स्टैट्यूटरी, ड्यूटीज पढ़ ली, राइट्स को 2 हिस्सों में बांट के पढ़ लिया। अब मुझे बताइए, अगर बीकॉम का एमबीए का क्वेश्चन होगा तो क्या कहेगा? राइट्स एंड ड्यूटीज बताओ। और अगर आईकैप होगा तो क्या कहेगा? क्या कि ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, कंपनी की एक सब्सिडरी है, अब मेन कंपनी के ऑडिट में सब्सिडी की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है, लेकिन सब्सिडी का एम्प्लॉय कहता है चूंकि आप हमारे ऑडिटर नहीं है, हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। बताइए आपका क्या ख्याल है? तो पहली सोच यही जहन में आती है कि वाकई हम तो उसके ऑडिटर नहीं है, हम उससे क्यों इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? लीगल राइट। आपका क्या हाल है? आपसे कहेगा आप राइट्स एंड ड्यूटीज बताओ, 10 नंबर के क्वेश्चन के साथ पूछता है राइट्स एंड ड्यूटीज। किस्मत अच्छी हुई तो पूछ भी लेगा, कोई वो सारा तो नहीं, लेकिन ये पूछ लेगा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड राइट्स बताइए। या ये उसने 2 दफा पूछा हुआ है, ये पिछले कोई 10-12 सालों में, ये जो 4 ओपिनियन एडिशनल है ना, ये बता दीजिए। तो अगर पूछ लिया उसने, मुफ्त के 4 नंबर है अगर याद किए हुए हो, ठीक है जी। ये था राइट्स एंड ड्यूटीज का कंसेप्ट। अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगी होल्डिंग को, तो हम उसके पास नहीं जा सकते ना, सब्सिडरी के पास जाके? हाँ, सब्सिडरी के पास देखें, हम ब्रांच को चाहे, इसमें ना लॉ ये कहता है, या प्रैक्टिस ये है, आप अगर कुछ बुक्स ब्रांच पे मेंटेन हो रही है या कुछ इंफॉर्मेशन सब्सिडरी में है, कुछ इंफॉर्मेशन अदर्स होल्ड कर रहे हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन होती हैं। हम चाहे तो उस दूसरी जगह पे फिजिकली जाके खुद भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो इंफॉर्मेशन मंगवा भी सकते। अगर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो फिर जाने की जरूरत नहीं रहती, जा सकते हैं। लेकिन अगर हम हर जगह पे जाना शुरू करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ द ऑडिट बहुत बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं जब अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल रहा है, जो कि सेम एविडेंस है लेकिन पैसे कम लग रहे हैं, तो करना। हाँ, अगर पैसे ज्यादा लग रहे हैं लेकिन एविडेंस सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा जिधर पैसे ज्यादा लगने हैं, तो स्टैंडर्ड ये कहता है, अल्फाज बता रहा हूं उसके, मुश्किल है थोड़े से, कॉस्ट इज नॉट ए वैलिड जस्टिफिकेशन टू ओमिट ए रिक्वायर्ड प्रोसीजर। क्या लिखा है? कॉस्ट इज नॉट ए वैलिड जस्टिफिकेशन टू ओमिट ए रिक्वायर्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर रिक्वायर्ड है ना, वो आप सारा कुछ फर्म को बेचना पड़े, अपना एसेट्स बेच दे, रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करने। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये राइट्स एंड ड्यूटी, ये तो सिंपल। इस कंसेप्ट के भी 2 हिस्से हैं, एक क्वालिफिकेशन, एक डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन सिंपल है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने स्टडी किया लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, फिर पढ़ा ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा। अब पढ़ने जा रहे हैं ऑडिटर अपॉइंट कौन होगा। क्या कोई भी हो सकता है? भाई आपका छोटा भाई कहता है आप ऑडिट की रोज केस स्टडी करते हैं, भाई आपको देख के मुझे भी दिल करता है मैं भी ऑडिटर बनूं। क्या मैं भी ऑडिटर बन सकता हूं? मेरे पास पैसे हैं, पैसे फ्रीलांसिंग करता हूं, मैं महीने का 2.5 लाख कमा लेता हूं, पैसे मेरे पास हैं, ऑडिटर बनना चाहता हूं। ऑडिटर आप कहेंगे नहीं भाई पैसे हैं तेरे पे तो शेयर होल्डर बन जा, डायरेक्टर भी बन, नहीं माइनर डायरेक्टर नहीं हो सकता, सॉरी, शेयर होल्डर बन जा, कंपनी का मालिक बन जा, ऑडिटर मैं ही बन सकता हूं। क्यों? लॉ ने कहा है। अब लॉ हमें यहां पे क्या बता रहा है? कौन पर्सन ऑडिटर बन सकता है, कौन सा पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, तो आपने ये कंसेप्ट पढ़ के फिर एंड पे मुझे बताना है कि क्या आपका बड़ा भाई ऑडिटर बन सकता, छोटा तो नहीं बन सकता ना, क्या बड़ा भाई ऑडिटर बन सकता है क्या नहीं बन सकता, ये आपने मुझे बताना है। स्टार्ट करें जी। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो आपको पहले से पता होगा, नहीं पढ़ा तो अभी बता देता हूं कि लॉ जब कभी किसी भी पोस्ट का क्राइटेरिया बताता है ना कि डायरेक्टर बनने के लिए ये जरूरी है, चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ये जरूरी है, ऑडिटर बनने के लिए ये जरूरी है, तो वो क्राइटेरिया होता है 2 फोल्ड, यानी क्राइटेरिया 2 तरह से लॉ बताता है। एक वो चीजें जो होना जरूरी है और एक वो चीजें जो ना होना जरूरी है। तो ऑडिट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, या जिसे बाज़ बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं। तो ऑडिटर की भी अपॉइंटमेंट का जब क्राइटेरिया बताया कि किस पर्सन को हम ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये क्राइटेरिया लॉ ने बताया 2 तरह से, एक क्वालिफिकेशन की हेडिंग और एक डिस्क्वालिफिकेशन की हेडिंग, दोनों तरह। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो चीजें जो होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? जो होना जरूरी है।
डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है? जो ना होना जरूरी है, ना होना जरूरी है। ठीक है, दोनों चीजें। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूं, लेकिन कभी कभी अक्सर दिमाग फिर जाता है मेरा। ठीक है, क्या आप मुझसे ऑडिट पढ़ेंगे? अच्छा, इतना शुक्र है ये नहीं कह दिया सर पढ़ तो रहे हैं। फिर भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना तो जरूरी है, लेकिन अनसाउंड माइंड ना होना भी तो जरूरी है। मिसाल दे रहा हूं, तो इसलिए क्राइटेरिया क्या है? दो तरह से, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब समझना है कि क्या चीजें होना और क्या चीजें। अच्छा, अगर दोनों क्राइटेरिया मीट करने हैं, बाज़ औक़ात हम इधर से पास हो जाते हैं, उधर फंस जाते हैं, बाज़ औक़ात उधर से निकल जाते हैं, इधर फंस जाते हैं। तो दोनों यानी अगर एक पर्सन में सारी चीजें मौजूद है, इनमें से भी कोई एक चीज मौजूद है तो आइडिया पॉइंट नहीं हो सकता। इनमें से कोई चीज मौजूद नहीं, लेकिन ये भी मौजूद नहीं, ये सारी चीजें होना जरूरी है, ना होना। क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फर्क समझ आ गया। एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी भी से कहते हैं। ये ना एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी पूछा आप कैसे, तो पढ़ाया नहीं ऑटो सिलेबस पर, नहीं विद इन द सिलेबस। क्वालिफिकेशन क्या चीजें होना जरूरी है? तीन तरह की कंपनीज हैं, तीन तरह की कंपनीज। अच्छा, इस तरह का कंसेप्ट पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तीसरा प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर। इस बड़ी बड़ी, अच्छा अगर आप कहते हैं सर आसान भाषा में समझाएं, तो मैं कहता भाई आसान भाषा सुन लें। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, छोटी छोटी कंपनीज का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पता है आपको? हाँ, ICM में ट्राई मारी उधर कभी? अच्छा चले ठीक है। तो ICM सब्जेक्ट तकरीबन उनके भी यही होते हैं, बस ट्रेनिंग का फर्क है, कुछ और चीजों का फर्क। तो मुझे ये बताइए, नहीं छोटी छोटी कंपनी है, छोटे लोग नहीं है भाईजान। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे बंदे को भी देखा है जो मैट्रिक पास था, सिर्फ क्या था, और बिजनेस में, उसी बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम कर रहा, उससे सीनियर था चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बिजनेस का उसे ज्यादा पता था। बिजनेस का, अकाउंटिंग का नहीं पता था उसे। आप कहना डेबिट क्रेडिट का कुछ नहीं पता, लेकिन बिजनेस इतना कम्प्लेक्स और कोई चीज पूछ ले चाहिए इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कभी टेंशन नहीं थी इतना डिटेल में समझने के। तो कंपिटेंस क्वालिफिकेशन से आए जरूरी नहीं है, ठीक है? ये तो जो मार्क आएगा उसको है। तो हो सकता है CA में छोटी कंपनी करते हैं, छोटे लोग नहीं है भाईजान, ना ये बात नहीं करने। अच्छा अब सुने, बड़ी कंपनी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, छोटी कंपनी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और CMA भी कर सकता है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर मैं समझ गया कंसेप्ट, बड़ी कंपनी का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, छोटी का CMA करेगा, CA भी कर सकता है। शाबाश। अब सुनिए, लॉ ने इसको लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा तीन तरह की कंपनीज है। अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज यही होती हैं। पहला एवरी पब्लिक कंपनी, दूसरा एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तीसरा एवरी प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 3 मिलियन और मोर। इन सब का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, या इंडिविजुअल है तो वो करेगा, या फर्म है तो फर्म करेगी। फर्म है तो फर्म करेगी, इंडिविजुअल भी कर सकता, लेकिन कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन साथ में उसने एक सर्टिफिकेट की बात की है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने फीस भर के ICAP से लाइसेंस लिया है, सर्टिफिकेट लिया है कि हम ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है? वो ऑडिट करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स है हमारा, वो कहता है कुछ काम ऐसे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, हमसे पूछे बगैर कर सकता है। कुछ काम ऐसे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं, हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, हमसे इजाजत लेनी। उसमें एक बात ये भी है, अगर पाकिस्तान में ऑडिट करना चाहते हैं तो हमसे सर्टिफिकेट ले, सर्टिफिकेशन फिर उसके बाद आपको इजाजत मिले। तो तीन तरह क्लियर हो गया। क्या पाकिस्तान में MBAs ऑडिट कर सकते हैं? लॉयर्स ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करेगा तो कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, ये जो ना तीन, एवरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पेड अप 3 मिलियन और मोर, ये तीनों चीजें हमने कंपनी लॉ में भी कहीं पे पढ़ी है शायद। आप ये शायद डायरेक्टर रिपोर्ट में था, एनुअल रिटर्न में था भाई, किसी जगह था जरूर। इसलिए अगर आपने उधर रटा लगाया हुआ ना, तो आपका माइंड फौरन आपको बता देगा ये चीज पहले रटी हुई है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, रिफ्रेश हो जाएगा। एवरी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में 3 मिलियन, इन सब का। अब केस स्टडी में क्या कहेगा? केस स्टडी में कहेगा एक प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, ठीक है? उसके 60% शेयर अल्फा लिमिटेड के पास है। CMA ऑडिट कर सकता है? कर सकता नहीं? क्यों नहीं कर सकता? पब्लिक की सब्सिडरी हो गई, अब इसका ऑडिट कौन कर सकता है? तो ये क्राइटेरिया आपसे टेस्ट करवाएगा। क्लियर हुई ये बात? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट।
कि इन तीनों तरह की कंपनीज का ऑडिट कौन करेगा? बाकी की कंपनीज का ऑडिट कौन करेगा? लॉयर या एमबीए कभी भी नहीं कर सकते। क्लियर? आगे चलते हैं। दिस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इतने का। प्राइवेट कंपनी की सब्सिडी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसमें कर सकता है, बिल्कुल सीएमए कर सकता है। पब्लिक कंपनी की सब्सिडी हुई तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। अच्छा, एक असूल जहन में रखिएगा लॉ का। अगर लॉ ने कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी लॉ बिल्कुल इजाजत कहता है बेधड़क होके करो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी इजाजत लॉ देता है और कहता है ये बिल्कुल भी नहीं होंगी, प्रोहिबिटेड है। कुछ होती है इजाजत देता है शर्त के साथ, कंडीशन के साथ करना। ठीक है? अच्छा, आपको दो जल्दी, क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी आपने करनी है, जल्दी जल्दी दो टिप्स बताता हूं। एक होती है अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश होती है ना, एक होती है शेक्सपियर की इंग्लिश, एक वो इंग्लिश है, एक होती है वो इंग्लिश जो आप एसएमएस में बोलते हैं। हमारे प्रोफेशन में शेक्सपियर की इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं है और एसएमएस वाले की इजाजत नहीं है। प्रोफेशनल वर्डिंग है, पूरे अल्फाज सही तरीके से, लेकिन आपकी वर्डिंग इंग्लिश इजी होनी चाहिए। इजी इंग्लिश के दो असूल बता रहा हूं। आप अगर देखेंगे ना आई कैप की सेम कंसेप्ट आई कैप की बुक में से पढ़ें और हमारी वाली बुक में, आपको दोनों में फर्क महसूस होगा। प्रोबेबली मेरा ख्याल है हमारी बुक में से आपको लगेगा अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, अब इसके पीछे ना साइंस है, वो साइंस मेरी नहीं है, मैंने किसी से सीखी है, कोई कोर्स करवाते हैं वो इंटरनेशनल सीखी। सिर्फ दो टिप्स आपको बता रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी मोर देन 50% हो जाएगी। सिर्फ दो टिप्स बता रहा हूं। जब कभी पूरी जिंदगी कम्युनिकेशन लेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी, पहली चीज पैसिव वॉइस यूज नहीं करना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखे ना आपने, पता नहीं किस लिए सिखाते हैं पैसिव। पैसिव वॉइस हमेशा सेंटेंस को मुश्किल करेगा। आपने कोशिश करनी है जब कभी कम्युनिकेशन करें एक्टिव वॉइस में करें। और दूसरा असूल बता रहा हूं, सिर्फ दो असूल, 50% अंडरस्टैंडेबिलिटी इंशाल्लाह। दूसरा असूल, आपने नेगेटिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी। नेगेटिव लैंग्वेज आपके स्टेटमेंट में जितने नॉट कम होंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी उतनी। अब आपको दो लाइन बता रहा हूं, दोनों में फर्क। अब ओरिजिनल लॉ में आई कैप की बुक में कैसे लिखा था वो सुन लें। ए कंपनी शैल नॉट अपॉइंट एन ऑडिटर, ए कंपनी शैल नॉट अपॉइंट एन ऑडिटर। ठीक है? इफ ही इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए कंपनी शैल नॉट अपॉइंट a chartered accountant if he shall not appoint an auditor if he is not। एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, a company shall appoint auditor if he is chartered accountant। दोनों सेम सेंस। आप ये नहीं कह सकते एक गलत एक सही, दोनों ठीक है। एक ओरिजिनल लॉ वाला या नॉर्मली आई कैप की बुक वाला है, वो भी कंसेप्ट ठीक है, वो उसने थोड़े से वो रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो एक ये है। तो ये फर्क है। अब मुझे ये बताइए, अब स्टूडेंट गए सर आपकी बुक के अल्फाज डिफरेंट है, आई कैप की बुक के अल्फाज डिफरेंट है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? खुद बताइए, प्रोफेशनल है, क्या प्रॉब्लम होगी? कंसेप्ट सेम होना चाहिए। हमारे तो वैसे ही ज्यादातर केस स्टडी है, कंसेप्ट सेम है। इसीलिए अब सुने, लॉ ने अगर कहीं पे किसी चीज की इजाजत दी है ना कंडीशन के साथ, आपने ये इस तरह नहीं लिखा पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अनलेस ही फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन। नहीं, ये नहीं कहना नॉट अपॉइंटेड अनलेस, नेगेटिव आ गया ना, मुश्किल हो गया सेंटेंस। आपने क्या करना है, एक लिखना है पर्सन शैल बी अपॉइंटेड इफ ही फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन। वही बात आ गई। तो हमेशा अब सुनने, बुक में अगर आई कैप के वो पढ़े उसमें क्या लिखा, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ ही इज ए शेयर होल्डर, इफ ही होल्ड शेयर्स। ठीक है? अनलेस ही डिस्पोजेस एंड डिस्क्लोजेस, ये होगा। हमने क्या करना है, आप अगर कहे ना शेयर होल्डर, लॉ मना करता है कि शेयर होल्डर ऑडिटर ना हो, क्योंकि मालिक बन जाएगा ना शेयर होल्डर। लेकिन एग्जाम में जब केस स्टडी आए ना, एक पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स हैं, क्या वो ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? आपने ये नहीं लिखना शैल नॉट बी अपॉइंटेड अनलेस, बल्कि क्या लिखना है, ही कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ ही डिस्क्लोजेस शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोजेस विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी लॉ क्या कहता है, यहां पे सुन लीजिए, यह है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में पहली एग्जांपल शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग मेन कंसेप्ट क्या है? देखिए, ये चीज तो हम सब लिखी पड़ी बात है ना, कि जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको ऑडिट नहीं करना चाहिए। कंपनी का एम्प्लॉय भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, शेयर होल्डर भी इंडिपेंडेंट नहीं है। एथिक्स लॉ के भी खिलाफ है। लेकिन लॉ क्या कहता है, अगर शेयर होल्डर है आप उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। शर्त क्या है? दो शरायत हैं।
पहला डिस्क्लोज करे एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, दूसरा डिस्पोज कर दे विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर शेयर बेच दे तो अपॉइंटमेंट कर दो। और अगर अपॉइंटमेंट के वक्त डिस्क्लोज तो कर दिया, विद इन 90 डेज डिस्पोज नहीं किया तो किस दिन डिस्क्वालीफाई होगा भला? जब 90 दिन पूरे होंगे। ये बात समझ आई? डिस्क्लोज एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्पोज विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। यह है शेयर होल्डिंग की बात। अब स्टूडेंट कहने लगा सर तो जो 90 दिन है उसमें तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जो काम करेगा 90 उसका क्या? मैंने कहा 90 दिन में उसने कुछ भी नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? असल काम तो शुरू ही एंड पे होना है। हमारी अपॉइंटमेंट तो स्टार्ट में हो चुकी है। कौन सा महीना ये चल रहा है? मई का महीना। अगर किसी कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2023 है तो बताइए उस कंपनी का जो ऑडिटर 31 दिसंबर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा, अपॉइंट हो चुका है कि होना है? हो चुका है, हो चुका है। अभी तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी या बन गई, तो अभी इसीलिए 90 दिन का टाइम रीजनेबल है। आपने ये परेशान नहीं होना कि 90 दिन तक वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गई शेयर होल्डिंग वाली बात? और ये भी क्लियर हो गई। अच्छा मुझे तीन सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद छुट्टी आपकी। ये कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ, ये कंसेप्ट अभी खुलेगा, लेकिन मैं कल आपको डिटेल में डिस्कस करना, फुड़काना नहीं चाह रहा मैं, कल डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन मेन कंसेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं मैं। क्या कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? हो सकता है। शायद नो नहीं कहना, हो सकता है। बिल्कुल। इसी तरह अच्छा मुझे बताइए, अब जनरल क्वेश्चन पूछे, क्या अगर कोई कंपनी का इंडेटेड है, कंपनी का मकरूज है, क्या उसे कंपनी का ऑडिट करना चाहिए? नहीं। जो कंपनी का एम्प्लॉय है उसे उसका ऑडिट करना नहीं। तो इसका मतलब है शेयर होल्डर में भी प्रॉब्लम है, कंपनी का शेयर उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय होने में भी प्रॉब्लम है और इंडेटेड होने में भी प्रॉब्लम है। ये 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड केस स्टडीज है आईकैप की। शेयर होल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंडेटेड। शेयर होल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट, इंडेटेड। वो किसी ना किसी केस में किसी पर्सन को कहेगा ये शेयर होल्डर है, या कहेगा एम्प्लॉय है, या कहेगा इंडेटेड है। बताओ इसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? आपने ध्यान से उसको सॉल्व करना है। कल के लेक्चर में हम इन्हीं तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। शेयर होल्डर काफी हद तक डिस्कस हो गया, लेकिन सारी डिस्कशन नहीं हुई। आज आपने ये काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि कल ही आप इस काबिल हो जाएं कि आईकैप की मुश्किल केस स्टडी को सॉल्व कर लें, तो एक काम करना है कि जिन स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, पढ़ा एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन, एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा कभी आप क्लास में? कोई स्टूडेंट जिसने कभी एसोसिएटेड का कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, तो जिस जगह भी पढ़ा है, चाहे लॉ में पढ़ा है, चाहे अकाउंटिंग में पढ़ा है, चाहे बिजनेस I2B में, किसी एसोसिएटेड कंपनी तो पढ़ा है। ना भी पढ़ के आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताना जरूर है, लेकिन पढ़ रहा है। ठीक है? अगर कुछ भी नहीं करना ना, कुछ भी नहीं, तो ये इक्वेशन लिख ले, ये इक्वेशन लिख ले। ठीक है? इससे हमारी केस स्टडी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। जी कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि टेस्ट कल जो प्लान है कल ही हो? हाथ उठाए। कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जो टेस्ट मंडे को हो और फिर ट्यूसडे को भी होगा? ट्यूसडे को तो रूटीन है। अच्छा, ये सिर्फ इस वजह से है कि ये आपका रिजल्ट वीक था, इसीलिए टेस्ट रीशेड्यूल हुआ है, आइंदा नहीं होगा कभी। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।